की क्लास में वही सब, मैं डाउट्स भी डिस्कस कर लूंगा, वो जो शीट थी कंसेप्ट वही सारे हैं आज की क्लास के भी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में है ही वो सब, फोर्सेस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सब कुछ, बस एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर सम सिस्टम। तो जैसे ये मान लो हमारे सामने वेज है, ठीक है, इस वेज का मास है लेट अस से 5 kg, और एज यूजुअल फ्रिक्शन है नहीं, लेट अस से दिस एंगल इज 37 डिग्री और इसका मास है 5 kg। ये ब्लॉक इसके ऊपर हमने ऐसे रिलीज किया, ब्लॉक का मास है 2 kg। कल हमने खाली डिस्प्लेसमेंट ढूंढा था इसमें कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो ये कितना पीछे डिस्प्लेस होगा, वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, है ना। ये दिवाली के बाद मैं सब पूछूंगा आप लोगों से, काम दे के पूरा, और वो काम करना है। और एज आपको पता होगा 30th को टेस्ट है आपका, ठीक है। इट विल बी काइनेमेटिक्स, एलओएम फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सीयूएम की भी है 3 क्लासेस, मनस्वी। हाँ, तो वो 30th की जगह आप लोग फर्स्ट को, ओलंपियाड तो 4-5 बच्चे दे रहे हो ना बस। कौन कौन दे रहा है संडे वाला ओलंपियाड? वो बस देखो 1 2 3 4, हट हाथ नीचे तुम लोग, 5 6, तुम लोग कहाँ दे रहे हो? झूठ बोल रहे हो तुम। शिखर बेटा क्या IO फुल फॉर्म बताना, क्या फायदा? फुल फॉर्म बोलना दो, क्या फायदा है इसे एग्जाम देने का? एनीवेज, बात ये नहीं है तुम लायक नहीं हो, बात ये है विजन नहीं है, इंजॉयमेंट में चल रही है लाइफ अभी। एनीवेज, इधर ध्यान दो, ये ब्लॉक और वेज है, ऑल सरफेसेस आर फ्री, बातें नहीं। अब सिस्टम को फ्री छोड़ा, थोड़ी देर के बाद वी ऑब्जर्व दैट ये 2 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी वेज के रिस्पेक्ट में है 10। द मोमेंट आई से कि इसकी वेलोसिटी वेज के पैरेलल है, तो वो वेज के रिस्पेक्ट में ही होगी, क्योंकि एक्चुअल में तो ब्लॉक वेज पे फिसलने के साथ साथ पीछे भी तो हट रहा होगा। तो थोड़ी देर के बाद वी ऑब्जर्व कि ये ब्लॉक जो है इसकी वेज के रिस्पेक्ट में नीचे की ओर वेलोसिटी है 10। उस वक्त वेज की वेलोसिटी क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। डायग्राम बना के क्वेश्चन लिखो। ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर स्मूथ, बातें नहीं बिल्कुल भी। ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर स्मूथ, system is released from rest, system is released from rest, after some time velocity of the block relative to the wedge is 10 meters per second. Then find velocity of wedge at that moment. Then find velocity of wedge at that moment. सिमर बीट नहीं आया? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेज एट दैट मोमेंट। अपना अपना दिमाग लगाओ पहले, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। कोई ज्यादा हैवी नहीं है आज की क्लास, बस यही तरह की। ये क्या बेटा शीट्स क्यों, नोट्स किधर हैं? भर गया? दूसरा पहला पहला अब भरा है, काम नहीं करती ना ये बेटे, बातें नहीं। ये क्या लिखा है? चलो फिर बेटा नोट्स चेक कराओ कल वाली क्लास के। नहीं बेटा, तुम पे विश्वास है पूरा, और ये भी विश्वास है कि तुम विश्वास तोड़ते हो। हाँ ठीक है। नहीं, तुमने कल मुझे रिक्वेस्ट करी थी सर PDF भेज देना, तो वो डाउट आ गया। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही बस जी जान से मेहनत करो, IIT बॉम्बे जाओ, IIT बॉम्बे रिजेक्ट करके MIT जाओ। हाँ, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 ने किया ना, चित्रांग नूरदिया। हाँ क्या 2014, उसका मैं वीडियो तुम लोग को शेयर करूंगा, देखना किस तरह से अपनी वो ऑल इंडिया रैंक 1, फिर देन IIT बॉम्बे ऑफ कोर्स, देन लेफ्ट, 1 महीने बाद MIT गया,
MIT से उसने BS करा, बैचलर ऑफ साइंस होता है वहाँ तो, मैथ्स फिजिक्स दोनों में, और अभी फिर वो बर्कले इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल साइंस ऐसे करके कुछ तो है, फिजिक्स, देखा फिजिक्स। तो अल्टीमेटली टॉपर्स की चॉइस होती है, रिसर्च वर्क कर रहा है। मैं उसका वीडियो शेयर करूंगा, तुम लोग जरा देखना द वे ही इज स्पीकिंग, तो आपको पता लगेगा। आप बिल्कुल, आप तो क्या, हम सब फील करेंगे, हम सब तो अनपढ़ है, हमें कुछ आता ही नहीं, द लेवल एट विच दे आर टॉकिंग, कुछ समझ में तो आएगा नहीं, तो समझना मत, बस उसको देखना और थोड़ा इंस्पिरेशन लेना, और कोशिश करना कि कल तुमसे भी कोई डाउन द लाइन 6-7 ईयर्स इंस्पिरेशन ले। लेवल देखना क्या है, और आप इन सब में ही नंबरों में ही घूम रहे हो, वेज ब्लॉक पता नहीं क्या क्या लेवल है। थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करो, स्ट्रेस फिर नहीं आता दक्ष बेटे। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, नंबर कम आते हैं मेरे को परवाह नहीं है, मैं पूरा अच्छे से खुश होके मेहनत करूंगा, एंजॉय करके। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, फिर ये IIT है या कौन है कौन, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपकी प्योर एम होता है चीजों को सीखना, पढ़ाई यही है भाई साहब। आप अपने आप को लॉजिकल, एनालाइज करने वाला, समझदार इंसान बनाओ, डिसाइड कर सके चीजों को अच्छे से, सारे सरकमस्टांसेस को देखते हुए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको वही सिखा रही है। थ्योरी तो क्या थी, हो गई सेंटर ऑफ मास की जरा सी थ्योरी थी, उसके बियॉन्ड है ही नहीं। कोलिजन शुरू करेंगे दिवाली के बाद, उसमें भी देखना नई थ्योरी कुछ नहीं आएगी। कोलिजन में भी वही इंपल्सिव फोर्स आएगा जो लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा हमने सीखा था। फिजिक्स ऐसा ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी स्ट्रांग। कृष्णप्रीत काम पे ध्यान बेटा। हाँ जी 4, चलो डिस्कस करते हैं। फिर से क्या हो रहा है, सुनो बात, फिर से क्या हो रहा है, वेज और ब्लॉक को सिस्टम ले तो वर्टिकल तो 3 फोर्सेस हैं, 2 kg का वेट, मेरा सिस्टम क्या है, वेज एंड ब्लॉक, तो 2G 5G और टेबल से n, ये 3 एक्सटर्नल है बट तीनों वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, और इस केस में वो 0 है। तो इसलिए इस केस में इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। वर्टिकल में बात नहीं कर रहा प्लीज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है ना। वर्टिकल में इट विल चेंज, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में तीन एक्सटर्नल, बड़े गौर से आपने ये, और ये आगे तक चलेगा। सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बट वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम शुरू में था वही हमेशा रहेगा, शुरू में 0 था, दोनों रुके हुए थे, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इस वक्त भी 0 होना चाहिए इस वक्त भी 0, क्योंकि शुरू में 0 है। इन व्हाट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल। इस वक्त दक्ष, इस वक्त इस सिस्टम का वर्टिकल मोमेंटम कितना है, मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस। मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में, बट हमें तो नॉलेज देनी है। क्वेश्चन सॉल्व करना इज, क्वेश्चन सॉल्व करना आपका सेकेंडरी काम होना चाहिए बच्चे, प्लीज आदत डालो। मैं बता रहा हूं कोई स्ट्रेस नहीं आती। टेस्ट के नंबर ठीक है, एक अच्छा लगता है अच्छे आते हैं, तो खराब आए तो एनालाइज करो यार हमने कहां गलतियां करी, ना कि सर मेरे नंबर नहीं आते। अरे भाई एफर्ट मारो ना सिंसियर, क्यों नहीं आएंगे, ऐसी कोई वजह ही नहीं है ना आए। वर्टिकल मोमेंटम दक्ष 20 मोमेंटम पूछा है मैंने, तो अपॉन क्यों कर रहे हो, वो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, मोमेंटम तो m1v1 प्लस m2v2। इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर है, ये एंगल 37 है, तो ये आएगी 10 cos 37, cos 37 होता है 4/5, ये कितना आ गया 8, और इधर आएगा 10 sin 37 6। ये वेलोसिटी लेकिन वेज के रिस्पेक्ट में थी, बट वेज तो खाली हॉरिजॉन्टल चल रहा है। अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल चल रही है, आप भाग रहे हो ऐसे, एंड यू से यार उसकी वेलोसिटी वर्टिकली 6 है, 6, वो सचमुच 6 होगी। तुम वर्टिकल तो नहीं चल रहे ना, तुम तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल चल रहे हो ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो तुम्हें जो दिख रहा है वो सत्य है, ट्रू है, वो सही में वही है, ग्राउंड फ्रेम से भी वही है, हाँ या ना। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्चुअल में भी 6 है, वेज के रिस्पेक्ट में भी 6 है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में व्हाट इज द टोटल मोमेंटम, 2 × 6, खत्म हो गया, वेज का है नहीं। तो इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में बदल रहा है, पहले 0 था, वर्टिकल डायरेक्शन में तो बदलेगा भाई अरब, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना। इज दैट ओके?
it will change. Clear? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम जीरो था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. दिस इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो था, तो जीरो रहना चाहिए. ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल. अच्छा, हॉरिजॉन्टल में आ जाओ. वेज का कितना है? 5v2 लेफ्ट. वेज का कितना है? 5v2 लेफ्ट. ये 8 वेलोसिटी किसकी है? ये वेज ब्लॉक की वेलोसिटी है. इसके रिस्पेक्ट में एक्चुअल क्या होगी? उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं बेटा. तो 8 प्लस v2 ना, माइनस 8 तो रिलेटिव है. मैं इधर जा रहा हूं 30 से, तुम इधर जा रहे हो 40 से. मैं कहूंगा दक्ष 70 से जा रहा है ना. मैं ऐसे 30 से जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं दक्ष 70 से जा रहा है, तो दक्ष की एक्चुअल वेलोसिटी 70 माइनस 30. ये रिलेटिव दे रखी थी. मैं 30 से इधर जा रहा हूं और मैं कहूं कि यार तुम 70 से जाते मुझे दिख रहे हो, तो तुम्हारी वेलोसिटी एक्चुअल में 70 माइनस 30 रही होगी ना. हाँ या ना. ये 8 किसको दिख रहा है? वेज पे खड़े बंदे को. उल्टा चलो तो आपको वेलोसिटी एक्चुअल से ज्यादा दिखती है ना. तो जो 8 आपको दिखाई दे रही है वो एक्चुअल से ज्यादा है. आपको मतलब इस बंदे को. तो ये एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है? 8 माइनस v2. समझ गए बात को? रिदलिन समझाओ बेटा. ना, रिलेटिव ज्यादा होगी. मान लो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी इधर को दी v1 है ना, तो v1 प्लस v2 इज 8 है. तो v1 कितना आया? 8 माइनस v2. समझ गए? ये रिलेटिव दे रखी है बेटे. एक्चुअल देते तो मैं जोड़ देता ना दोनों को रिलेटिव पता करने के लिए. रिलेटिव दे रखी थी तो एक्चुअल वापस आने के लिए घटाना पड़ेगा ना. ऋषभ नहीं समझ में आई बात? झूठ बोल रहे हो? आ गई ना. सो इट इज 8 माइनस v2. सो व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नाउ? p फाइनल. ये बीच वाला हटा दो, इसकी हमें जरूरत नहीं थी. सो व्हाट इज p फाइनल? ब्लॉक का मोमेंटम राइट को है कितना? 2 टाइम्स 8 माइनस v2, और वेज का लेफ्ट को है माइनस 5 v2. दिस शुड बी इक्वल टू 0. फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी सेम. तो यहां से क्या? 16 माइनस 7 v2 इज 0. दैट इज v2 इक्वल टू 16/7. आंसर आ गया. तो यानी वेज की वेलोसिटी इस वक्त 16/7 मीटर पर सेकेंड है. सो व्हाट वाज द कंसेप्ट वी हैव यूज्ड? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. राघव क्लियर है बेटा? ओके. हटा दूं? और इंटरेस्टिंग बनाते हैं सिचुएशन को. हाँ जी बेटे, थोड़ा सा तेज बोलो राघव, तुम्हारी आवाज बड़ी स्लो आ रही है. मल्टी मतलब अगर दो से ज्यादा पार्टिकल्स हो तो m1 x1. मैं समझ गया राघव, तुम्हारी ना आवाज ठीक से आ नहीं रही है, बट मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया, मैं उसका जवाब देता हूँ. कल सिचुएशन आई थी हमारे सामने, दो बॉडीज थी. ठीक है, वी हैव टेकन 2 ऑब्जेक्ट एज अवर सिस्टम. कंडीशंस देखना क्या क्या लगी थी. 2 ऑब्जेक्ट लिए थे, हमारे सिस्टम में थे. प्लैंक था, प्लैंक के ऊपर खड़ा बंदा था, या वेज था, वेज के ऊपर रखा ब्लॉक था. हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एनीथिंग, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं थे, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन था 0. और एक्चुअली शुरू में कोई मोशन में नहीं था, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी थी 0. अंडर दिस कंडीशन 2 बॉडीज थी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे था. अंडर दिस कंडीशन वी हैव सीन दैट m1 x1 was equal to m2 x2. मतलब m1 अगर x1 राइट गया तो m2 को x2 लेफ्ट आना पड़ेगा, so that सेंटर ऑफ मास वहीं टिका रहे. तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2. सेम वे बेटे, अब ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बट यही अच्छे बच्चों का होता है ना, वो पूछते हैं अच्छा सर ये क्वेश्चन था, कोई लोग नोट्स भी नहीं बनाते. तो ये क्वेश्चन, तो अब अगर से दैट इन सिस्टम, अगर सिस्टम में more than 2
2 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, और फिर कंडीशन वही सारी है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस है नहीं और शुरू में सब रुके थे, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। तो इस केस में आप या तो पहचान लो कौन कौन ऑब्जेक्ट राइट को शिफ्ट हुआ है, ठीक है, उन सब के m और x का समेशन, ठीक है, जितने भी राइट साइड डिस्प्लेस हुए हैं उन सब का समेशन mx। मतलब मान लो 10 ऑब्जेक्ट थे, 10 में से तुमने देखा यार ये 3 राइट को गए थे, सो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, और वो 7 लेफ्ट आए थे, दैट इज इक्वल टू m4x4 प्लस m5x5 एंड सो ऑन। सो समेशन mx फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग टूवर्ड्स राइट इज इक्वल टू समेशन mx फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। सिंपल। 2 थे, एक राइट गया तो पक्का एक को लेफ्ट जाना पड़ेगा, अगर दोनों राइट गए तो COM भी राइट जाएगा। अगर COM अपनी जगह से नहीं हिला, एक राइट गया है दूसरा लेफ्ट, दे मस्ट हैव दिस रिलेशन। अगर COM अपनी जगह से नहीं हिला, सिस्टम में 10 पार्टिकल थे, 10 में से 4 राइट को गए, 6 लेफ्ट को, तो राइट साइड वालों का समेशन mx इज इक्वल टू लेफ्ट, या ऐसे कर लो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस सो ऑन प्लस m10x10 इक्वल टू 0 कर दो, और जो जो राइट गए हैं उनका डिस्प्लेसमेंट प्लस लो, जो जो लेफ्ट गए हैं वो माइनस, एक ही बात है बेटा। इसी को मैं इधर लाके और x को फिर निगेटिव में ले लूं, इट्स द सेम थिंग। तो वो पहचानो। करते हैं, 3 वाला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसको। मैं 3 वाला क्वेश्चन देता हूं, फिर तो तुमसे हो जाना चाहिए सुचित, देखते हैं आएगा। युवराज बेटा कहाँ इतने दिन के बाद? इतनी इतनी छुट्टियां मारते हो तुम लोग यार, गलत बात है बेटा। ठीक है, तो राघव बेटे यही था, तुम्हारी आवाज थोड़ी और ऑफलाइन आया करो बेटे, ये ऑनलाइन वाली आदत मत डालो बच्चे। ओके, ये क्वेश्चन है अब आपके सामने। ये एक बोट है, लेट्स से इस बोट की लेंथ है 4 मीटर। इस बोट के इस कॉर्नर पे ये एक पर्सन खड़ा है, इस कॉर्नर पे दूसरा पर्सन खड़ा है, बोट के कॉर्नर पे। बोट पानी में है एंड इट इज अ लेक, और जब बोट पानी में लेफ्ट राइट होती है तो पानी से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा, हाइपोथेटिकल मान लो, वैसे तो आएगा थोड़ा बहुत फ्रिक्शन, बट एज्यूम दैट जब ये बोट पानी में लेफ्ट राइट मूव करेगी, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द, देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स। ओके, इसको रेफरेंस लेके चलेंगे क्योंकि एज आई टोल्ड यू कोई रेफरेंस लेना पड़ता है ना। ये पर्सन का मास है लेट्स से 50 kg, इस पर्सन का मास है लेट अस से 80 kg, बोट का मास है लेट अस से 40 kg। 40 kg बोट का मास है, बोट यूनिफॉर्म है, तो बोट का अपना सेंटर ऑफ मास आप बोट के मिडिल पे मान सकते हो। ठीक, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एज अ सिस्टम इन तीनों पर, पर्सन और बोट के बीच है क्योंकि तभी पर्सन चल पाएगा। दोनों चले और मिडिल पे आके मिले, दोनों पर्सन ने वॉक किया एंड दे मीट एट द मिडिल। शुरू में एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, तो सारी कंडीशन वही है बच्चे। तो दोनों पर्सन वॉक करके बीच में आके मिले, इस पूरे प्रोसेस में बोट कितना शिफ्ट होगी। ओके, आप ट्राई करो। इस क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस लगनी है सब मैं बता चुका हूं, वही सब है बेटे आरव। ठीक है, डायग्राम बनाओ। इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट, initially system was at rest, there is no external force on boat from water, there is no external force on boat from water, now both persons start walking, now both persons start walking,
and meet at the middle of boat. Both persons start walking and meet at the middle of boat. Find displacement of boat during this motion. Displacement of boat during this motion. कल आए नहीं बेटे, तुम क्लास में नहीं थे ना? ऐसे मत. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट ड्यूरिंग दिस मोशन. परमवीर हो पाएगा ना? पक्का बेटे? बातें नहीं अपने आप. अरे फ्री हैंड डायग्राम बनाया करो बेटा. यस, टाइम फ्री हैंड आदत डालो. थोड़ा शुरू में एक दो बार टेढ़ी लाइन बनेगी, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, है ना? यस बेटे, तुम ना एक तो बेटा क्वेश्चन लिखना सीखो. गलत बात है ये क्वेश्चन होना चाहिए. तुम्हारी अपनी लैंग्वेज बेटा पता नहीं कमाल ना कर दे. इफ बोथ पर्सन्स कम टू सेंटर एंड मीट, हाउ मच डज बोट शिफ्ट. ठीक है, बट फिर भी लिख लो. हाँ, क्या आंसर आया? ए के ए मतलब इट कैन ऑल्सो बी. नहीं, ए के ए का फुल फॉर्म बताओ. ऑल्सो नोन एज. बढ़िया है. तो 50-80 ये क्या किया तुमने? वाह वाह, तुम यार बढ़िया सही फिजिक्स डेवलप कर रहे हो. एक दिन कोई रिजल्ट ना तुम याद निकाल दो. बड़े बढ़िया जवाब देने भुवनेश्वर. ये कहाँ से दिमाग में आ गया? ये हमने कब सीखा? तुम्हारा अपना ही एआई का लेवल, मतलब आर्टिफिशियल. वो 50-80 इफेक्टिवली 30 kg का यहाँ खड़ा कर दिया, उसको हटा दिया बेचारे को. ये मैंने कब सिखाया? 6.5 मीटर. देखते हैं शौर्य बेटे. 6.5 मीटर. बड़ा ज्यादा बोर्ड को डिस्प्लेस करा दिया तुमने. गलत लग रहा है. मतलब वो 50 kg 80 kg उसको हटाओ, लेट इट बी 30 kg. वाह जी वाह. बोर्ड भी हटा दो, बोर्ड भी हटा दो, इसको पानी में गिराओ. ये कब सिखाया गया? तुमसे मैं सीख रहा हूँ, अभी और ज्यादा नहीं सीखना बेटा, इतना काफी है. 1.5 गुरनूर. देखते हैं बेटा. ओके, सुनो अब ध्यान से. फिर सारी वही बातें हैं. नो एक्सटर्नल फोर्स, एवरीथिंग इज एट रेस्ट. तो सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट. तो सेंटर ऑफ मास इन तीनों का जहां अभी है वहीं फाइनल होना चाहिए. पहले मैं बड़े सिंपल वे में सॉल्व करूंगा. मैं इसको y एक्सिस ले रहा हूं रेफरेंस. तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना है? 0. इसका कितना है? 2 मीटर. बोट का सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसका 4 मीटर. तो जरा देखो इस वक्त सेंटर ऑफ मास कहां पे है? x कोऑर्डिनेट. तो m1 x1, तो 50 इंटू 0. m2 x2, तो 40 इंटू 2. m3 x3, तो 80 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 170. समझ में आई बात? ये जो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 है, इसमें सुन लो मेरी बात, x1 x2 x3 अगर पोजीशंस हैं तो xc भी पोजीशन है COM की. अगर x1 x2 x3 उनके डिस्प्लेसमेंट हैं तो xc भी डिस्प्लेसमेंट है COM का. तो ये इक्वेशन आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने के लिए भी यूज कर सकते हो. ये इक्वेशन आप सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए भी यूज कर सकते हो. ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये तीनों भी डिस्प्लेसमेंट. ये पोजीशंस हैं तो ये भी पोजीशन. इस क्वेश्चन में पोजीशन थी. नाउ क्या हुआ, गौर से सुनना. मान लेते हैं बोट राइट को डिस्प्लेस हो गई. मुझे नहीं पता ये बोट राइट को डिस्प्लेस होगी या लेफ्ट को. मैंने मान लिया, आंसर मेरा निगेटिव आएगा. ये कोई फ्रिक्शन वाला ऐसा नहीं है कि मोशन राइट माना था तो लेफ्ट आ गया तो फिर से करेंगे, है ना? जैसे स्मूथ वाला करते थे ना, राइट माना बट निगेटिव आया तो इट इज लेफ्ट. तो राइट मान लो, अगर आंसर निगेटिव आया तो लेफ्ट होगा. तीनों बंदे यहाँ खड़े हैं अब, मतलब दोनों, सॉरी.
दोनों पर्सन यहाँ है, ये डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। तो अब तो क्या ही सॉल्व करना, बोट का सेंटर भी यहीं, ये पर्सन का भी सेंटर ऑफ मास यहीं एक्स कोऑर्डिनेट, इस पर्सन का भी यहीं एक्स, वाई ऑफ कोर्स इनका थोड़ा हाइट में होगा, वाई से मुझे मतलब नहीं। तो अब तो तीनों का सेंटर ऑफ मास यहीं होगा ना फिर कंबाइंड। अब क्यों सॉल्व करें m1x1 प्लस m2x2, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 में अगर x1 x2 x3 तीनों सेम है तो फिर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी तो वहीं आएगा। बोट का सेंटर भी ये रहा x प्लस 2, इस बंदे का भी x प्लस 2, इसका भी x प्लस 2, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास अब कहाँ पे आएगा x प्लस 2 पे, हाँ या ना। वो m1x1 प्लस m2x2 लिख के भी कर लो बेटा, वही आएगा आंसर। बात क्लियर है ना बेटे? यस लक्ष्य, क्योंकि ये इसका बोट का x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 2 मीटर था और 80 के साथ 4 मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 4 मीटर था, वो उन तीनों के x कोऑर्डिनेट से बेटा। अब तीनों का x कोऑर्डिनेट x प्लस 2 है तो मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट। एंड नाउ सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिला, तो पहले जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी और अब जो है मस्ट बी सेम, तो इक्वेट कर दो इन दोनों को। ये कितना आ रहा है 80 और 320 और 80 420 400, अच्छा सॉरी 400 डिवाइडेड बाय 170 इज x प्लस 2, 0 0 उड़ गया, तो x कितना आ गया 6/17 मीटर हो गया। ओके नहीं है सिमरवीर? अब तो ओके है ना, दूसरा मेथड भी कराता हूं अभी। तो यानी क्लियर है बेटे, पक्का सच्ची? ओके गुड। 6/17 मीटर्स। भाई साहब प्लीज, ऐसे क्यों, ये कब ख्याल आया, कब से ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ? ये क्यों ऐसे दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? सर m1 m2 है, इफेक्टिवली इसको रख लो m1 माइनस m2। ऐसे थोड़ा होता है बेटे, ऐसे सिंपल कर दिया तुमने चीज, उसको हटाओ इसको 30 kg, यही किया था। ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसा होता तो तुम इतना तो कॉन्फिडेंस रखो, मैं बताता ना, ये भी एक तरीका है। एंड जो दिमाग में चल रहा है उसके पीछे ना थोड़ा फंडामेंटली सोचो, फंडामेंटली क्या कंसेप्ट है। मेरे इन सबके पीछे फंडामेंटल कंसेप्ट था, अगर मैं बोट और दोनों पर्सन को सिस्टम मानूं तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये तीनों हिले डुले ओके, कोई परवाह नहीं है, बट इन तीनों का सीओएम अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि वो कब मूव करता है जब एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो है नहीं। बस इतना सा बात है यार, कल से वही तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। फिजिक्स में ये पकड़ ली चीज को तो फिर ग्रिप बनी रहेगी, और नहीं तो फिसलते फिसलते चले जाओगे। तो वो आपके ऊपर है, राइट टाइम पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कंसेप्ट आगे बढ़ गया, आपने उस समय पे प्रैक्टिस नहीं करी, वो फिर वीक रह जाएगा। अब सुनो आगे, हालांकि ये मेथड इजी है बट फिर भी 3 ऑब्जेक्ट है, 3 है ना, बोट और दोनों पर्सन 3 है, तीनों का सीओएम रेस्ट पर है, तो राइट साइड जाने वालों का समेशन mx और लेफ्ट साइड जाने वालों का समेशन mx इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे x क्या है, x क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट, x क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक, मैंने माना जब ये वॉक करके इधर आए तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो पर्सन A है इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हो गया x प्लस 2, राइट वाले को LHS में रखूंगा, तो 50 इंटू x प्लस 2 आया ना। अब मैं ये क्या ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, अब मैं x, पिछले बार मैंने पोजीशंस ली थी लक्ष्य बेटे, अब ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। बोट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर, सो और बोट भी राइट को गई है तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, 40 इंटू x, 2 मीटर नहीं x, बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना है x। ब्रदर इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 माइनस x। बारी बारी सोचो, बारी बारी, पहले इसको 2 मीटर इधर ले आओ और फिर बोट को x उधर ले जाओ, तो 2 माइनस x। कशिश बेटा फिर ध्यान दो बेटा, 2 इधर x उधर, तो इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट को कितना हुआ 2 माइनस x, तो दैट इज 80 इंटू 2 माइनस x। सॉल्व करो जरा, 50x 40x, हाँ जी बेटे वंशिका, 2 माइनस
बेटा पर्सन बोट पे खड़ा है, ठीक, उसको पहले 2 मीटर इधर ले जाओ, तो पर्सन लेफ्ट को कितना चला गया 2। अब बोट गई x, तो पर्सन का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 माइनस x। एक एक करके सोचो, पर्सन को पहले यहां से यहां ले आओ, तो पर्सन कितना चला गया 2, और फिर बोट को x इधर ले जाओ, तो 2 माइनस x। ओके वंशिका, 50x 40x 80x कितना आ गया, हाँ तो आएगा ही। और ये आया 160 माइनस 100 60 6/17। ये जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा काम, बट ये तब करना जब प्रैक्टिस अच्छी हो, नहीं तो इसमें गड़बड़ होने के चांस ज्यादा है, बट ये आपका टाइम बचाएगा। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पहले, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बाद में, इक्वेट। लक्ष्य क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्या क्या क्या? राइट साइड जाने वाले ऑब्जेक्ट्स का मास और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, वही तो बता रहा हूं। लेफ्ट साइड पे मैंने उनको लिया है जो राइट को गए थे, लेफ्ट पे मतलब राइट साइड के इक्वेशन पे मैंने उनको लिया है जो लेफ्ट चले हैं, इसलिए उसको राइट में रखा हुआ है, इनको लेफ्ट में। आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको इधर ले आओ, यू एज्यूम सब राइट को गए हैं, सबको इधर ही ले आओ, बट फिर इसको लिखना है x-2, वो गड़बड़ कर दोगे आप, इसलिए इट्स बेटर ऐसे ही रहने दो। ओके, कुछ क्लियर है? पक्का? यही सब है बेटा COM कोलिजन में। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना, इजी इजी, ये सब आप मैं बता रहा हूँ, आप में से जो सिंसियर हो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मिस्टेक्स होंगी थोड़ी थोड़ी, मतलब, और आई एम टेलिंग यू, आप बहुत डिटेल्ड में एनालाइज करो ना, यू विल रियलाइज यार स्टार्टिंग करी थी सिली मिस्टेक, और वो सिली मिस्टेक तभी होती है जब प्रैक्टिस कम होती है। और मिस्टेक इसी तरह की होती है, प्लस माइनस की गलती कर दी आपने। अब कोई क्वेश्चन उठा के देख लो, बट वो क्वेश्चन वो उठाओ जो सच्चे दिल से आपने एफर्ट मारा हो, कहीं ना फालतू की मिस्टेक मिलेगी आपको। तो वो सब चीजें तभी खत्म होंगी जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे होगा, मार्क्स पे नहीं। मार्क्स अपने आप फिर आएंगे, मार्क्स आने चाहिए, वो तो ऑफ कोर्स है, बट बहुत जल्दी भी एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि जब आपकी लर्निंग होगी, दिमाग आपका चलेगा टेस्ट में, देन ओनली। ओके, नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं। एच वर्मा बुक है किसी के पास? ठीक है, उसके भी कुछ करते हैं क्वेश्चन। ये बलून है, ये पर्सन है, पर्सन है, बंदर है, कुछ भी है। ओके, इस बलून का मास कैपिटल M, पर्सन का मास स्मॉल m, ये डिस्टेंस L। गौर से समझना क्वेश्चन, ठीक है? बलून है, बलून की रस्सी पे वो पर्सन, मंकी, कुछ भी है, इट्स लाइक दिस। द एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट इन मिड एयर, हवा में रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि पर्सन का वेट स्मॉल mg, बलून का वेट कैपिटल mg, इन्हें कौन बैलेंस कर रहा होगा? हाँ, कौन? टेंशन तो भाई साहब इंटरनल है, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है। बॉयंसी, इस बड़े से, ये ह्यूज बलून है, इस बलून पे जो एयर का बॉयंसी होगा, इस बलून के अंदर हीलियम भरी है, तो बलून ऊपर जाना चाहता है ना। लेट्स से आप कोई हीलियम वाला बलून ले लो और ये पर्सन की जगह कोई इंसेक्ट ले लो, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल ना सिस्टम हवा में रुक जाए, हो सकता है। स्मॉल mg किधर? नीचे, कैपिटल mg किधर? नीचे, और इस बलून पे एयर बॉयंसी फोर्स देगा ना ऊपर, तो दे आर बैलेंसिंग। सो व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम? 0। एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बट दे आर बैलेंस्ड, तो हमारा काम तो हो गया। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कहता है एक्सटर्नल फोर्स हो ही ना, या है तो सब बैलेंस हो, तो COM का एक्सेलरेशन कितना? 0। अब इस पर्सन ने ऊपर चढ़ना शुरू किया, तो जब ये पर्सन ऊपर जाते जाते यहां तक आएगा, तो इस प्रोसेस में ये बलून कितना नीचे आएगा? बताओ। एस वर्मा बुक का क्वेश्चन है, बुक दे दो मुझे जरा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं उसके। बताओ अभी बेटे आंसर। मैं क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूं आपको, मोबाइल साइलेंट करके। ये है क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये सुचेत का क्वेश्चन है कि ये तेजी से ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन और आराम आराम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये पर्सन ऊपर जाते जाते चाहे तेज जाए चाहे धीरे जाए, चाहे बिना एक्सेलरेशन के जाए चाहे एक्सेलरेशन के साथ जाए, वॉटएवर, जब ये ऊपर जाता जाता यहाँ तक पहुंच गया, इस पूरे प्रोसेस में बलून कितना नीचे है? अरे बेटा कल ही क्वेश्चन किया है, बताओ आंसर, सोचो सोचो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 160, सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाला जो चैप्टर है उसका 14th क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज पूरी वहां से देख लेना, मैंने यहाँ बता ही दिया मन्नत बेटे। ओके ओके बेटे, वेरी गुड बेटे, करो। सिमर च्युइंगम खाया जा रहा है, कोई बात नहीं, हैप्पी दिवाली है, खा लो तुम लोग, आने दो दिवाली के बाद। सख्ती से तुम लोगों को ना एकदम मतलब पढ़ाई में एकदम बॉन्ड बनाना है, उसके लिए मेहनत जरूरी है। पहले डर नहीं होना चाहिए, पहले आप लोग फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। आने दो क्वेश्चन, जिस तरह के आ रहे हैं सर आने दो, हम करेंगे। हाँ जी बेटे गुरनूर। हाँ बेटा, बट बैकग्राउंड में तुम्हारे बड़ी डिस्टरबेंस है। कोई बात नहीं बेटे। यस, स्मॉल एम अपॉन एल प्लस स्मॉल एम। ये क्वेश्चन कल के क्वेश्चन जहाँ पे पर्सन प्लैंक पे वॉक कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल फिर से वही घिसी पिटी बातें। कोई एक यस ऋषभ प्लस, फिर से क्या इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है। अभी ये भी रुका है, ये भी रुका है, तो सेंटर ऑफ मास भी रुका है। तो सेंटर ऑफ मास अगर रुका है तो m1x1 इक्वल टू m2x2 लगेगा। तो लेट अस से दैट ये रेफरेंस लेवल मैंने ऐसे बनाया, बलून का लोअर पॉइंट ये जहां पे वो धागा शुरू हो रहा था, पर्सन ऊपर गया, बलून नीचे आ गया। मान लो बलून यहां आ गया, पर्सन यहां आ गया, बलून का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे? x, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऊपर? y, पर्सन y ऊपर गया, बलून x नीचे आ गया, दोनों मिल गए। तो फिर वही बात है बेटे, x प्लस वाई कितना है? l है। पर्सन बलून के लोअर एंड से l नीचे था, और m1x1 इक्वल टू m2x2, पर्सन ऊपर गया है, तो स्मॉल m इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल M x। सेम ये क्वेश्चन और वो जो कल पर्सन वॉक कर रहा था प्लैंक पे, दे आर सेम, कोई फर्क नहीं है सारी, बस वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है, खत्म। ओके, आपने पहचाननी है सिचुएशन, एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं? नहीं है। तो फिर सेंटर ऑफ मास रुका है या चल रहा है? रुका है, फिर तो ये कंडीशन लगती है ना? ओके लक्ष्य बेटे, ये सब दोबारा करोगे, एचसीवी से क्वेश्चंस करोगे, और अभी एज आई टोल्ड यू वर्क पावर के भी मैं शेयर कर दूंगा बेटे क्वेश्चंस, बट आपके पास अभी सीओएम कोलिजन वाले क्वेश्चन करने के लिए खूब सारे हैं, कोलिजन वाले नहीं हो पाएंगे, बाकी तो आप काफी क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग। यस बेटा, हाँ हाँ, ऊपर जाने वालों का समेशन एम एक्स इज इक्वल टू नीचे, तो वही तो ये क्वेश्चन, ये रही, वही है, ये वही है बेटा, ठीक है? ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन है एचसीवी बुक का, बेटा प्लीज बातें नहीं। 19th है, मैं वैल्यूज बदल देता हूं सो दैट आप उस क्वेश्चन को करोगे तो यू हैव समथिंग फॉर प्रैक्टिस। ये एक टावर है, हाइट इसकी लेट अस से 100 मीटर्स ले लेते हैं, नीचे हार्ड सरफेस है यहाँ पे, लेट्स से ये हार्ड सरफेस का डिस्टेंस है 30 मीटर्स, फिर पानी है, ओके पानी है, फिर यहां से पर्सन है, पर्सन के हाथ में एक बैग है, लेट्स से पर्सन है 60 kg का, बैग है 20 kg, काफी भारी है बैग,
बट चलो इट्स ओके, 20 kg काफी भारी हो गया। 60 kg का तो खुद ही है वो, 20 kg का बैग है। दुखी था, हैरान परेशान था, जंप मारा उसने, ठीक है। तो इसने इनिशियली 0 वेलोसिटी से जंप मारा, नीचे आया, लेट्स से 40 मीटर नीचे आ गया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। 40 मीटर नीचे आया, यहां पे बैग थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, कुछ याद आ गया उसको, कुछ काम बाकी है। 40 मीटर नीचे आया था, ठीक है। 40 मीटर नीचे आने के बाद अब ये डिस्टेंस दीवार के एकदम साथ है ऑलमोस्ट। ये इस बैग को किस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से लेफ्ट फेंके, लेफ्ट मान लो यहां पे एक खाली जगह है, ये ऐसे खाली जगह है, ये किस वेलोसिटी से बैग को इधर फेंके सो दैट पानी में लैंड करे। बैग को उधर फेंकेगा तो खुद पीछे नहीं जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ जी, बचना है भाई, उसको याद आया कुछ काम बाकी है, तो उसको याद आया भाई अभी तो थोड़ा और वक्त है। तो इसने बैग को फेंका इधर, किस स्पीड से फेंके कि वो पानी में गिरे और बचाए अपने आप को। और ये इसको कब याद आया, जब 40 मीटर गिर चुका था, तब याद आया ये कि अभी नहीं। हाँ बोलो बोलो। एचसीवी में ऐसा ही क्वेश्चन है, वो सिंबल्स में है, एच हाइट, कैपिटल एच हाइट, स्मॉल एम, कैपिटल एम, मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज दे दी। अरे वो बैग को जैसे ही ऐसे फेंकेगा तो खुद पीछे नहीं जाएगा। आप एकदम स्मूथ सरफेस पे खड़े हो जाओ, स्मूथ सरफेस पे, और आपके हाथ में कोई बैग है, उसको उधर फेंको, आप पीछे भागोगे। आइस वाला एग्जांपल है, आप एक आइस स्लैब पे खड़े हो जाओ और आपके हाथ में हैवी सी कोई बॉल है, आप बॉल को आगे रोल कराओ, आप पीछे जाओगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज फिर से सुन लो मेरी बात, बैग प्लस मैन सिस्टम, दिस बैग प्लस दिस मैन सिस्टम, क्या क्या फोर्सेस है, दोनों का वेट। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है क्या, नहीं है। हॉरिजॉन्टल में इनका मोमेंटम इस वक्त कितना है, 0, ये तो सिर्फ वर्टिकल गिर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कितना है इनका। जब उसने बैग को फेंका तो क्या बाहर से कोई फोर्स आया, आप बैग को फोर्स दोगे लेफ्ट तो बैग आपको किधर देगा, राइट। तो बैग का मोमेंटम उधर आ जाएगा, आपका इधर, बट टोटल मोमेंटम आप दोनों का मिला के कितना रहेगा, 0, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आया ना। तो आप दोनों का, इन दोनों का टोटल मोमेंटम मिला के कितना रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 0। इट्स ओके। फिर वही कंसेप्ट है सीयूएम वाला, मैन प्लस बैग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मोमेंटम बैग फेंकने से पहले 0 है तो बैग फेंकने के बाद भी 0, बिकॉज बैग फेंकने के प्रोसेस में बाहर से कोई फोर्स नहीं आया। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी 0 ओनली। करो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, 19 क्वेश्चन है एचसीवी बुक का, यस, उसमें से देख लेना एक बारी, देखें किसका आंसर आता है। मन्नत बेटे सॉल्व करो, बंदे की जान खतरे में, आप बचा नहीं रहे उसको, बताओ उसको किस वेलोसिटी से बैग फेंके कम से कम। टाइम वेस्ट मत करो बेटा, वो नीचे आ रहा है, जल्दी सॉल्व करो। गुर फरमान, बातें नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, 2 मिनट में होगा। हाँ कोशिश करो, सोचो, बातें नहीं बट खुद सोचो। नंदिनी बेटे अपने आप सोचो, रिदलिन को डिस्टर्ब नहीं करो, सोचने दो उसको। भुवनेश बैग वैग खाली तो नहीं करवाना, बैग उसका खाली तो नहीं करवाना थोड़ा, देख तुम्हारा पता नहीं है, वो सवाल तो नहीं है ना बैग के अंदर क्या है। करो, बैग टोटल 20 kg का है, जस्ट लाइक ऐसे दिल पे नहीं लिया करो, तुम सोचते हो यू आर वेरी सिंसियर, बट थोड़ा गलत ट्रैक में हो जाता है सोचना तुम्हारा, उसको थोड़ा रेक्टिफाई करने की जरूरत है। नॉर्दम ऑफलाइन क्यों नहीं आए आज, सर आज तबीयत ठीक नहीं थी, ओके बेटा, फीवरिश फील हो रहा है।
बातें नहीं। गुरफरमान, काम पे ध्यान। चलो डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स का भी यूज है। ठीक है बेटे, अभी 45√2 बाय, तो 45/√2 कर दो। 45/√2 की स्पीड से उसको बैग उधर फेंकना चाहिए। देखते हैं। निखेल खेल अपने आप बेटा, खुद से सोचो अपने आप, आएगा आंसर। 15√2 40/30/√20। चलो इधर देखो, पहले एक काइनेमेटिक्स थोड़ा सा। अगर ये बैग वैग ना फेंके, टॉप से बॉटम तक आने में व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय हिम? √2h/g। अब 2gh, यही गलती याद है ना? h हाइट से किसी चीज को फ्री छोड़ो, हाउ मच टाइम इट टेक्स? √2h/g। ये टाइम कितना आ रहा है? √200, g की वैल्यू 10 ले लो, यानी √20। अच्छा अब बताओ मृदुल, तुम बताओ, अब इसने बीच में 40 मीटर नीचे आके बैग फेंका, तो अब नीचे पहुंचने का टाइम यही होगा या डिफरेंट? यही होगा, क्योंकि नीचे पहुंचने का टाइम कौन डिसाइड करता है? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैर है, कोई मतलब नहीं भाई, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं। हॉरिजॉन्टल मोशन को वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। नीचे पहुंचने का टाइम कौन डिसाइड करता है? वर्टिकल मोशन। बीच में जो ये इवेंट हुआ बैग फेंकने फाकने का, उससे हॉरिजॉन्टल मोशन चेंज हुआ, वर्टिकल नहीं चेंज हुआ, इसलिए नीचे अभी भी इतने ही टाइम में पहुंचेंगे। पहली बात, गेटिंग माई पॉइंट? रिदलीन रिपीट करो, क्या बोला मैंने? अगर ये बैग बीच में ना फेंकता तो कितनी देर में नीचे पहुंचता? √20 सेकेंड। अब बीच में अगर ये बैग को ऐसे थोड़ा नीचे की ओर फेंकता या थोड़ा ऊपर की ओर फेंकता तो वर्टिकल मोशन में भी चेंजेस आते। अगर ये ऊपर की ओर बैग ऐसे फेंकता तो वर्टिकल मोशन में भी चेंजेस, टाइम बदल जाता। इसने बैग को सिर्फ हॉरिजॉन्टली फेंका है, एंड नीचे पहुंचने का टाइम डिसाइड करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं वर्टिकल। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम सीख चुके हैं, तो इसलिए नीचे तो अभी भी इतनी देर में पहुंचेगा। ओके, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? √2h/g, h को 20 ले लो, तो दैट लेट अस से स्मॉल t, तो √2 स्मॉल h कितना? बाय 10, तो ये कितना आ गया? √8 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगना था यहां से यहां तक आने में? √20। यहां से यहां तक में कितना टाइम यूज हो गया? √8। बचा हुआ टाइम कितना है? रिमेनिंग टाइम, मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, ऐसे ही लिख दे रहा हूं, √20 माइनस √8। आया ना? समझ गए ना? पक्का अनमोल? यहां से यहां तक आने का टाइम √2h/g, यहां से यहां तक का भी √2h/g। u इज इक्वल टू 0 है। यहां से यहां का टाइम मैंने डायरेक्ट नहीं निकाला, डायरेक्ट निकालना होता तो मुझे यहां वेलोसिटी चाहिए होती, पंगा पड़ता। मैंने यहां से यहां का निकाला, यहां से यहां का निकाला, घटा दिया, और ये बात मैंने इंश्योर करी कि बीच में वो बैग फेंकने के प्रोसेस में टाइमिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसके पास कितना टाइम बचा है? √20 माइनस √8। इस टाइम में इसको कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है? 30। तो इसका मतलब यहां पे अगर इसको स्पीड गेन करनी है v1,
तो v1 इंटू ये बचा हुआ टाइम √20 माइनस √8, दिस मस्ट बी एटलीस्ट 30, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। प्रोजेक्टाइल मोशन अब शुरू हो गया, नाउ इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, मिक्स हो गया, थोड़ा काइनेमेटिक्स आया, थोड़ा प्रोजेक्टाइल आया, और वो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व आया। ओके, यहां से v1 आ जाएगा। एंड नाउ अगर बैक की वेलोसिटी राइट को है v2, पर्सन की v1, बैक फेंकने से पहले दोनों का मोमेंटम मिला के हॉरिजॉन्टल कितना था 0, तो बैक फेंकने के बाद भी कितना होना चाहिए 0, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो पर्सन के लिए 60 इंटू v1 और बैक के लिए 20 इंटू v2, तो v2 कितना आ गया 3v1। यहां से v1 निकालो, v1 का 3 गुना इज v2, तो इस पर्सन को बैक को v2 वेलोसिटी से फेंकना चाहिए, ये आंसर आएगा। समझ गए, इजी था। टाइम निकाला, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बच्चे वेलोसिटी इनटू टाइम बिकॉज नो एक्सेलरेशन। ऐसे सीखो बच्चे, जो ऐसे सीखेगा और फिर ऑन टॉप प्रैक्टिस करेगा। ऐसे सीखने वाले आप में से कई हो, दिमाग अच्छा खासा है, पार्ट तुम्हारे लिए भी वैलिड है पूरी तरह से, बट उसके बाद मास 3 गुना है ना, उसका मास 3 गुना है, तो उसने बैक को जो फोर्स दिया सेम फोर्स उसे भी मिला। अगर तुम दो बॉडीज पे इक्वल फोर्स लगाओ, एक का मास 10 kg है, एक का 30 kg है, तो 10 kg वाली 3 गुने एक्सेलरेशन से नहीं भागेगी, फोर्स सेम आया ना। ओके, क्लियर है। आप में से कई हो ऐसे, बट थिंग इज वो विजन, वो फोकस, वो डेडिकेशन, और वो डेडिकेशन सबसे पहला होना चाहिए बच्चे, लर्निंग, सीखना। फिर प्रेशर कुछ नहीं आता, सीखना है, जितना सीखना है अच्छे से सीखना है, प्रैक्टिस करनी है खूब। उसके बाद स्ट्रेस वाले कोई चक्कर ही नहीं है, आप टाइम बनाओ, इतनी देर हम पढ़ेंगे, बाकी इट्स ओके, ठीक है। वो सोच के नहीं दक्ष बेटे, लर्निंग होनी चाहिए, एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, स्ट्रेस में होके नहीं, नेवर। आप क्रिएटिविटी सोच ही नहीं पाओगे चीजों को अच्छे से, टेंस होके पढ़ोगे तो, ठीक है। क्लियर है। और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, चलो। राइट, रिकॉइल ऑफ गन, कोई बात नहीं बेटा, ये सब सीखोगे धीरे धीरे। रिकॉइल ऑफ गन, हाँ ये बेसिकली है तो वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही, जैसे अभी ये पर्सन और बैक की कहानी थी, ऐसी ही कहानी आएगी रिकॉइल ऑफ गन में। ये गन है, ट्रिगर यहाँ पे, ये बुलेट है अंदर। ओके, अब ध्यान दे इधर, लेट्स से, अरे यार अब समझ लो, इसका मास कैपिटल एम, बुलेट का मास स्मॉल एम। ओके, गन बुलेट से बोलेंगे ना, क्या डाउट है। अब ठीक है, एंटीक वाली गन है ये, तो कैपिटल एम स्मॉल एम, मतलब टुगेदर मास ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, आपने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो लेट अस से हाथ आपने टेबल पे रखा है, रिमोट ऑपरेटेड गन है, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स वाइल फायरिंग, ठीक। तो फिर वही बात आएगी, गन प्लस बुलेट सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम अगर अभी 0 है तो बाद में भी कितना होना चाहिए 0, फायरिंग के बाद। तो जब फायरिंग हुई तो व्हाट हैज हैपेंड, पहले मोमेंटम 0 था, सो आफ्टर फायरिंग ये बुलेट अगर इधर गई विद स्पीड v1, तो ये गन रिकॉइल करेगी विद स्पीड v2। आप कहोगे क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। एक सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, सिस्टम से मतलब समझ रहे हो ना, सिस्टम में 2 3 4 बॉडीज होंगी, कौन बदलता है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, वो मिसिंग है यहाँ पे, इंटरनल फोर्स है। गन ने बुलेट को फोर्स दिया तो बुलेट ने गन को वापस उतना ही फोर्स दिया, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम अगर 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। इनिशियल इट इज 0, फाइनली बुलेट के लिए इट इज स्मॉल m v1, गन के लिए इट इज माइनस m v2, डन, सिंपल।
थोड़ा इसमें और मिक्स करेंगे चीजें, बट अभी तो ये सिंपल केस है ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, नोट करो इसको जरा। तो ये गन v2 वेलोसिटी से पीछे की ओर रिकॉयल हुई। ओके अनिकेत, बनाओ बढ़िया सी गन बनाओ, देखे जरा कौन अच्छी सी गन बनाता है। बनाओ 2 मिनट जरा। ये क्या गन बनाई है, 2 डंडे जोड़े हुए ऐसे लग रहा है, उससे अच्छी तो मेरी गन है ऐसे। एनीवेज बनाओ जरा, बनाओ, देखें किसकी इमेजिनेशन कलाकारी अच्छी है। डॉक्टर साहब कोशिश करो। हाँ यश बनाओगे? बनाओ, तुमने एक बार बनाई थी ना कार, मुझे याद है। नहीं, अच्छा लक्ष्य कोशिश कर रहे हो ना, देख लो बेइज्जती ना हो जाए। ये देखो, ये बस यही आर्ट दिखेगी तुम्हारी, है ना। दिवाली नहीं छोटे बच्चे लेके घूमते हैं, वैसी टाइप बनाई है तुमने। करो मेहनत अच्छे से। हाँ पुलकित, तुम नहीं कोशिश करोगे बेटे, तुम कोशिश करोगे तो अच्छा सा बना लोगे, नेक्स्ट टाइम बताना, है ना। एनीवेज अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, फायरिंग करी और वो बैकवर्ड रिकॉयल हुई। ठीक, सुनना ध्यान से, हटा दूं ना ये जल्दी बेटा। कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है मछली पानी में तैर रही, पता नहीं क्या तुम। ओके देखो इधर एक टर्म आता है मजल वेलोसिटी, ये समझना, मजल वेलोसिटी। ठीक है, एक तो हो गया रिकॉयल का कंसेप्ट, और अल्टीमेटली ले दे के सेंटर ऑफ मास चैप्टर में यहाँ कौन सा कंसेप्ट आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज फायरिंग के वक्त बाहर से कोई फोर्स नहीं, तो फायरिंग से पहले जो भी मोमेंटम है, हो सकता है गन पहले से चल रही हो, हाइपोथेटिकल मतलब कोई पर्सन लेके दौड़ रहा है, लेकिन उस केस में जब पर्सन पकड़ा होता है तो फायरिंग पे उसके हाथ से फोर्स आता है, एक्सटर्नल फोर्स एक। तो इसलिए हाइपोथेटिकली हम सोच लेंगे केसेस, लेट्स से रिमोट ऑपरेटेड गन है और गन ऐसे स्लाइड कर रही है, किसी हमने ऐसे स्लॉट सा बना दिया, उसमें स्लाइड करते करते फायरिंग हुई रिमोट की हेल्प से। ओके, मजल वेलोसिटी ये होती है बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गन बिफोर फायर। लिखो, इट इज डिफाइंड एज velocity of bullet, it is defined as velocity of bullet with respect to the state of gun velocity of bullet with respect to the state of gun before firing, okay। देखना कैसे, ये फायरिंग से पहले की सिचुएशन है। लेट्स से मैंने कहा कि इस गन की मजल वेलोसिटी है लेट्स से 50 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी मजल वेलोसिटी है। ठीक, फायरिंग से पहले इट वाज एट रेस्ट, गौर से समझना। फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद ये गन पीछे रिकॉयल करेगी, लेट्स से V2 से, बुलेट आगे जाएगी V1 से। बुलेट की वेलोसिटी फायरिंग से पहले जो गन का स्टेटस था इसके रिस्पेक्ट में 50। मैं आपसे कहूं, मैं आपसे ऐसे बोलूं यार इस बुलेट की वेलोसिटी गन के रिस्पेक्ट में 50 है, खाली इतना बोल के छोड़ दूं, आप कहोगे सर बुलेट की वेलोसिटी गन के रिस्पेक्ट में 50, गन का कौन सा स्टेटस लें, ये वाला या ये वाला, फायरिंग से पहले या बाद, क्योंकि फायरिंग से पहले इट वाज एट रेस्ट, फायरिंग के बाद इट इज मूविंग। तो जब मैं आपसे कहूंगा ना मजल वेलोसिटी इज 50, तो मतलब इस बुलेट की वेलोसिटी फायरिंग से पहले जो गन का स्टेटस था उसके रिस्पेक्ट में 50। ये रेस्ट पे है, रेस्ट के रिस्पेक्ट में 50 यानी एक्चुअल में 50, तो ये V1 एक्चुअल में कितना होगा 50। और सुन लो एग्जांपल, मान लो फायरिंग से पहले
ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड पे, पूरा सिस्टम। गन अलोंग विद अ बुलेट किसी ट्रैक पे ऐसे या पर्सन ही लेके चल रहा था, और लेट अस अज्यूम दैट फायरिंग में पर्सन के हाथ से नेग्लिजिबल फोर्स आया, फायरिंग करते ही बेचारा डर गया, उसने छोड़ दिया उसको, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अब जब फायर, दिस इज बिफोर फायरिंग, तो आफ्टर फायरिंग ये बुलेट इधर, गन पीछे रिकॉइल होगी, गन का पता नहीं क्या वेलोसिटी होगी, मजल वेलोसिटी कितनी है 50, ये वही गन है, मजल वेलोसिटी क्या है 50, यानी इस बुलेट की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए 50, ये 10 से ऑलरेडी आगे चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 6, हाँ फिर जल्दीबाजी, इट शुड बी 60, तभी तो रिलेटिव 50 आएगा। यहाँ पे चक्कर खा जाते हो आप लोग, प्लस माइनस ही करना होता है बट कंफ्यूज हो जाते हो, प्रैक्टिस चाहिए और इतनी भी ज्यादा नहीं, है ना। सो 60 10 रिलेटिव कितना आया 50, अगर यही फायरिंग से पहले 10 से पीछे जा रही होती तो ये 40 आ जाता, क्योंकि 40 और 10 इसके रिस्पेक्ट में नहीं लेना। आपको कभी भी मैं बोलूंगा इस गन की मजल वेलोसिटी इतनी है, तो फिर आप बुलेट की वेलोसिटी लोगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गन बिफोर फायर। इट्स ओके, क्लियर है, पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट कर लो इसको, चीप सी गन बना लो, फटाफट उसको खत्म करो, अब डिजाइन नहीं बनाना, जल्दी से। सर मजल वाला कंसेप्ट एक बार बता दो। बेटे मजल वेलोसिटी होती है बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गन बिफोर फायर। जैसे इस गन की मजल वेलोसिटी 50 है, ये फायरिंग से पहले रेस्ट पे थी, तो फायरिंग के बाद इस बुलेट की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 50 होनी चाहिए। ये रेस्ट पे है, रेस्ट के रिस्पेक्ट में 50 यानी एक्चुअल में 50। इस केस में ये गन 10 से ऑलरेडी चल रही थी, तो इसके रिस्पेक्ट में जब फायरिंग हुई तो बुलेट की वेलोसिटी आनी चाहिए इसके रिस्पेक्ट में 50, यानी ये 10 से जा रही है तो 10 के रिस्पेक्ट में 50 यानी इट इज 60, 60 माइनस 10 50 आ जाएगा ना। ठीक है गुरनूर, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटे, ऑफलाइन आया करो क्लासेस में, ऑफलाइन ऑनलाइन है एग्री, थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है, बट समटाइम्स जैसे कल वाली क्लास थी, ऑफ कोर्स आपकी कंसंट्रेशन में फर्क थोड़ा बहुत पड़ता ही है, पड़ता होगा, नहीं पढ़ना चाहिए ना, यही तो मैं कहना चाह रहा था, यही तो उस दिन भी समझा, क्यों आप हो उसके लिए जिम्मेदार। इफ यू से सर ऑनलाइन में ना कंसंट्रेशन नहीं, तो भाई साहब आप जिम्मेदार हो, टेक्नोलॉजी है मैं तो यूज करूंगा, मैं तो अगर मुझे 4 अच्छे सवाल मिलेंगे मैं तो डिस्कशन कराऊंगा, आपकी वजह से या मतलब आप ऐसे नहीं हो, खैर आई विल नॉट स्टॉप। जो बच्चे सीखने वाले हैं, पैशनेट हैं, दे कैन लर्न इन एनी सिचुएशन, सीखेंगे। +2 के बैच में हैं बच्चे, वो ऊना से पढ़ रहे हैं, जयपुर से बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे खासे मार्क्स लेके आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो यार ये ना मतलब अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग, सर कॉन्सेंट्रेट हम नहीं, अरे भाई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, फिर उसको चेंज करो, विल पावर अपनी बढ़ाओ, कॉन्सेंट्रेट करके बैठो। नाउ ये क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी HCV में क्वेश्चन है, वो आप अपने आप करना, मैं इसको भी न्यूमेरिक वैल्यूज कर दे रहा हूं। ये गन है, लेट्स से गन है, बातें नहीं बेटा, 5 kg की, 5 kg की गन है, ठीक, इसके अंदर 2 बुलेट्स हैं, 2 फायरिंग करेंगे, हर एक बुलेट है लेट्स से 0.1 kg की, हर एक बुलेट 0.1, मतलब इस समय इस पूरे सिस्टम का मास कितना है 5.2 kg। क्वेश्चन गौर से पढ़ लेना, क्वेश्चन में फिर यार बातें नहीं बेटा, ध्यान दो इधर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो कि वो मास गन प्लस बुलेट का टुगेदर बता रहा है या गन का अलग बुलेट का अलग, मैंने अलग अलग बताया है। खाली गन का मास है 5 kg और हर बुलेट का मास है 0.1 kg, 100 ग्राम, ठीक ठाक हो गई बुलेट। सो एनीवेज टोटल मास इस वक्त कितना है 5.2। मजल वेलोसिटी है लेट्स से 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो एक फायरिंग हुई, थोड़ी देर के बाद एक और, 2 फायरिंग्स के बाद गन की वेलोसिटी कितनी होगी जरा बताओ। मजल वेलोसिटी इज हाउ मच 20, ठीक है,
क्वेश्चन लिख लो, 20 meters per second. Mass of gun 5 kg. Mass of empty gun 5 kg. Mass of each bullet 0.1 kg. खुर्शीद बेटे आप भी ऑफलाइन आया करो प्लीज, ऑफलाइन। ऑनलाइन क्यों आ रहे हो पिछली 2-3 क्लासेस से खुर्शीद? अच्छा बेटे। मास ऑफ, पीछे बढ़िया गाने चल रहे हैं तुम्हारे, वेरी गुड। मास ऑफ एम्प्टी गन 5 kg, मास ऑफ ईच बुलेट 0.1 kg, मजल वेलोसिटी 20 meters per second. Find velocity of gun after 2 consecutive firings. 2 बार आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है। पहली फायरिंग से पहले और बाद, दूसरी फायरिंग के पहले और बाद, 2 बार लीनियर मोमेंटम एंड मजल वेलोसिटी वाला पार्ट याद रखना। करो और फ्रैक्शंस में सॉल्व करते जाना, पूरा डेसिमल में मत जाना, फ्रैक्शन में सॉल्व कर देना। यस गुरनूर? 20 बेटे, 20 meters per second। बातें नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या चाहिए? हाँ अच्छी बनाइए, बढ़िया। यस, मजल वर्ड है, मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी बताता है। गूगल पे एक्सप्लोर करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजल, MUZZLE। मजल वर्ड क्यों बना? मैं तो ये समझा रहा हूँ कि इस वेलोसिटी का मतलब क्या है, मजल वर्ड का मतलब ये वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ, देखना ऐसे ही, जस्ट फॉर नॉलेज। मजल, हाँ हाँ, शुरू में गन रेस्ट पे है। आर्यन फिर नहीं आया? आर्यन ऑनलाइन आता है ना, एक तो क्लास लगाता हूँ इसकी आज मैं। आर्यन, अच्छा इधर हो तुम, सॉरी बेटे। तो छुप के बैठे रहते हो ऐसे पीछे तुम यार, पता नहीं, ऐसे मुझे लगा। वो देवांश को देखा ना, मुझे एकदम से याद आया, तुम दोनों इकट्ठा बैठते हो और तुम दिख ही नहीं रहते वहां पे मुझे। चलो कोई बात नहीं बेटे, गुड बॉय। देखते हैं बेटा, 9.8/25, तंसीम 104/265, 55। देखते हैं मृदुल, देखो देखो, सोचो कहाँ अटक गए। पहली बारी दिस 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 दिस, ओके जी, ये आ गया जी। दूसरी बारी अटक रहे हो, हाँ यही तो मेन पॉइंट है क्वेश्चन का। डायग्राम्स देखो, पहले पता है फ्लॉ क्या है, डायग्राम्स नहीं बना रहे अच्छे से तुम। पहली फायरिंग के पहले और जस्ट बाद वाले डायग्राम क्लियर बनाओ। शिखर बेटा अपने काम पे ध्यान, ऐसे नहीं करना ना। अच्छा बेटा ऋषभ तुम क्या कर रहे हो, मैं देखता चलता हूँ। आप लोग पहले डायग्राम्स क्लियर बनाओ। पहली फायरिंग के जस्ट पहले यही है, पहली फायरिंग के जस्ट बाद, दूसरी फायरिंग के जस्ट पहले, दूसरी फायरिंग के जस्ट बाद वाला डायग्राम आपको अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। करना कुछ नहीं है, मोमेंटम कंजर्व करना है बस, क्योंकि फायरिंग में बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, तो गन प्लस बुलेट मोमेंटम कंजर्व। देखो इधर मैं सॉल्व करूंगा। हाँ जी बेटा, मेरे को ऐसे पता नहीं, वैल्यूज मैंने अभी ली ना, तो देखते हैं सॉल्व करेंगे। आप लोग सोचो। मोबाइल अंदर, फ्रैक्शंस में आंसर दे दो, डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन में आंसर निकालो बस, इट्स ओके। देखते हैं बेटे भुवनेश, चलो इधर देखो बेटा, ये है सिचुएशन पहली फायरिंग से पहले और पहली फायरिंग के बाद वाली। एक बुलेट अभी भी अंदर है, एक बुलेट बाहर आ गई। ये बुलेट की वेलोसिटी
इसके रिस्पेक्ट में कितनी होनी चाहिए 20, और ये रेस्ट है तो रेस्ट के रिस्पेक्ट में 20 यानी एक्चुअल में 20, और इसकी वेलोसिटी पीछे की ओर हो गई मान लो v1। सो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। ध्यान से देखो, नोट बाद में करना, सुनो मेरी बात ध्यान से। फायरिंग से पहले पूरा सिस्टम रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। फायरिंग के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 आना चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं। बुलेट राइट, गन लेफ्ट, इसका मोमेंटम प्लस लेंगे, इसका माइनस। बुलेट है 0.1 kg की, तो 0.1 इंटू 20 माइनस इसका मास कितना बचा 5.1 इंटू V1। तो यहां से सॉल्व करके V1 कितना आ गया 2/5.1, पॉइंट इट आउट 20/51। तो पहली फायरिंग के बाद ये बुलेट गन 20/51 की स्पीड पे पीछे भाग रही है। ओके है? ओके पक्का? अगला आप करोगे सॉल्व, ठीक है। नाउ ध्यान से देखना बेटा, कर दोगे सॉल्व। बस मैं बता रहा हूँ ना, फिजिक्स में कई बार क्या आपको तो नहीं भी लग रहा, आप डायग्राम बनाओ ना। किसने कहा जल्दी है क्वेश्चन सॉल्व करने की? कौन सी ट्रेन पकड़नी है आपने? किस बात की जल्दी है? आप आराम से डायग्राम बनाओ, सिचुएशन को पूरी तरह से दिमाग में सेट करो, खुद ही समझ में आती जाएंगी चीजें, रास्ता खुद ही मिलता जाएगा। आपका दिमाग ही आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल टूल है, उसी पे रिलाई करो, चलाओ उसको जितना ज्यादा चला सकते हो आप, सोचो चीजों को। देखो इधर सेकेंड फायरिंग से पहले ये गन एंड बुलेट, ये पूरे सिस्टम का मास कितना है 5.1 kg, और ये पूरा सिस्टम पीछे किस वेलोसिटी से जा रहा है v1, दैट इज 20/51 मीटर पर सेकेंड, आया ना। सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम 5.1 इंटू दिस, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लेंगे। So what is the initial momentum? सेकेंड फायरिंग से पहले वाला माइनस ऑफ 5.1 इंटू 20/51, है ना? ठीक, सेकेंड फायरिंग हुई तो ये बुलेट बाहर आई। बुलेट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 20, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में 20। तो अर्थ बेटे एक्चुअल में क्या होगी ये बुलेट की वेलोसिटी? तो पता है ऐसे क्या करो आप लोग ना, एक्चुअल वेलोसिटी एज्यूम किया करो, फिर रिलेटिव ढूंढना आसान होता है। रिलेटिव गिवन होती है, उससे एक्चुअल ढूंढने में आप लोग प्लस माइनस की मिस्टेक। मान लो इस बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी है v2, गन की एक्चुअल वेलोसिटी है v3, मान लो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक्चुअल वेलोसिटीज है v2, और जब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूं मुझे एक्चुअल वेलोसिटीज चाहिए, कीप दिस इन माइंड। अब मजल वेलोसिटी कहती है कि ये वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 20 होनी चाहिए। ये राइट जा रही है बुलेट v2 से, ये गन लेफ्ट जा रही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है v2 प्लस 20/51, दिस मस्ट बी इक्वल टू 20। इज दैट ओके बेटे? तो कभी भी कंफ्यूजन होता है आप एक्चुअल वेलोसिटीज को लेट कर लो कि यार एक्चुअल है ये, और उल्टे डायरेक्शन में है तो रिलेटिव कितना आएगा, ऐड करके आएगा। सो बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी मैंने मानी v2, तो इस गन के रिस्पेक्ट में क्या होगी v2 प्लस 20/51, और वही मजल वेलोसिटी होती है। रिदलिन क्लियर है बेटे? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? यहां से v2 आ जाएगा, कितना आ गया v2 20 माइनस 20/51 82 पक्का 1000 आएगा यार, इसका 1000 ना पक्का, क्योंकि 20 माइनस 20/51 51 इंटू 20 माइनस 20 50 1000 आ रहा है। देखो इसी में टैलेंट दिखा जाते हो आप लोग। अब तो ठीक है ना, अभी भी गड़बड़ तो नहीं है? ओके है पक्का 1000/21। अब क्या करें P इनिशियल, और इस वक्त P फाइनल कितना है 0.1 इंटू v2 माइनस 5 इंटू v3। इस वक्त मोमेंटम ये है ना 0.1 इंटू v2 राइट, 50 इंटू v3 लेफ्ट, सॉरी 5 इंटू v3 लेफ्ट, एंड नाउ P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। सो P इनिशियल कितना था, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल है माइनस ऑफ 5.1 इंटू 20/51,
51, T फाइनल कितना है 0.1 V2 माइनस 5 V3, V2 की वैल्यू डालो 100/51, सॉल्व कर लो, डन, आ गया V3। क्या था, कुछ नहीं था। अब एक एक करके सीढ़ी चढ़ो, एक एक करके कंसेप्ट लगाओ, डायग्राम्स क्लियर बनाओ। लग रहा है टाइम, थोड़ा लगने दो ना, पहली बार चीज करो, पहली बार में थोड़ा ना मैं स्पीड में कर दूं तो बेवकूफी है। तसल्ली से सीखो। पूर्वा क्लियर है बेटे? सृष्टि क्यों नहीं आई? ऑनलाइन है ठीक है। चलो बेटा, आप जो भी आ गया आंसर। कंसेप्ट क्लियर है ना भुवनेश बेटे? बस वो चाहिए, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। गुरफरमान बेटा टाइम नहीं, टाइम सही चल रहा है, काम पे ध्यान। अनमोल ठीक नहीं अभी? चलो अब तो दिवाली के बाद ही आएगा। तुम लोग का कल तो मैथ्स वाली क्लास यूजुअल है, फ्राइडे को टेस्ट है 2:30 से 4:30। आप लोग सब आके टेस्ट दोगे। आप लोग आओगे शाम को ना, तो अब 2 घंटे का टेस्ट है, फिर तो खाली 40 मिनट में करके कल्टी मारोगे, निकल लोगे, हम तो चले। तो इसलिए सब्जेक्टिव टेस्ट भी एक दूंगा मैं। जो सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट लिख रहे हो वो 45-50 मिनट्स में तो वो टेस्ट करना, बस वही रहने दो। हैप्पी दिवाली। दोगे ऑप्शनल में? मैं होऊंगा नहीं, या तुम लोग कहाँ रुकोगे? तुम बेटा खाली रुकोगे क्या करें, रख देना सब्जेक्टिव। हाँ आपने देना, आप तो चलो 2 दोगे टेस्ट, आप तो 2:30 पे ही आके दे दोगे दोनों। अच्छा, तो फिर आप 5 बजे ही आके आप 40, आप तो चलो 2 दोगे। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ फिजिक्स देंगे, मेहताब सिंह। और सब्जेक्टिव होना बड़ा जरूरी है, देखे तो ये गन कैसी बनाते हैं। तो सब्जेक्टिव ठीक है, आई विल कन्वे कि होगा। नहीं तो बेटा आप लोग 5 बजे आओगे, 5:40 5:45 पे फ्री, पेरेंट्स को बताओगे नहीं, 7 बजे नीचे पूरा 1 घंटा एंजॉय करोगे। वो तो खैर हम मैसेज कर देंगे कि हाँ बच्चे फ्री हो जाएंगे 6 बजे। तो बट नहीं, एक सब्जेक्टिव होना चाहिए ना। एरिश जैसा क्या है, दिवाली के बाद। चलो इसने कह दिया तो रखेंगे वैसे ही, बट दिवाली के बाद अब तुमने बोल दिया है, ठीक है। तो उस दिन फिर आप फिर बेटे 6 बजे फ्री हो जाओगे, ठीक है। 5 तुम लोग तो 2:30, तुम हाँ क्यों, तुम लोग तो 4:30 फ्री होके निकल लोगे, क्योंकि 2 घंटे का ही टेस्ट है तीनों सब्जेक्ट्स का, और आई थिंक 15 से 20 क्वेश्चन होंगे पर सब्जेक्ट। सिर्फ सेंटर ऑफ मास, इसी तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। ये 3 लेक्चर और 3 में काफी वेरिएशंस है। एक और क्वेश्चन देखो, मजल टाइप का ही, ये एक बेटा बातें नहीं, ये एक प्लैंक है, ध्यान से समझो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मजल की तरह का ही है, वहां पे फायरिंग हो रही थी, यहाँ पे पर्सन जंप करेंगे। ये एक प्लैंक है, व्हील्स लगे हैं सो दैट ये फ्रीली मूव कर सकता है इस सरफेस पे, फ्री, बिल्कुल फ्री मूव कर सकता है, ठीक है। इसका मास है लेट्स से 40 kg। इधर एक पर्सन है 50 kg का, इधर एक पर्सन है 80 kg का। गौर से सुन लेना क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एचसीवी में भी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। मैं उसी को चेंज कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है। ये शुरू में एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, यहाँ पे भी जब ये बंदा जंप करेगा तो क्या होगा। आप सपोज दैट सुखना लेक में गए, बोटिंग करी, वापस आए, उतरते वक्त बोट पे पीछे फोर्स देते हो तो बोट हल्का सा पीछे जानी चाहती है ना, वो तो चलो बांध रखा होता है तो जाती नहीं, बट जाना चाहेगी ना बोट पीछे। तो सेम वे ये प्लांट एकदम फ्री है, सब कुछ रेस्ट पे है। ये पर्सन जब जंप करेगा इधर तो ये और वो पीछे भागेंगे ना। सो लेट अस से इसने जंप किया 10 मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द ट्रॉली बिफोर जंप, जैसे बात है ना विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द गन। सो दिस पर्सन जंप्स विद अ स्पीड ऑफ 10, then that person also jumps with a speed of 10,
and this 10 meter per second is the velocity of the person with respect to the state of trolley before jump. समझ गए? मजल ही है एक तरह से. तो ट्रॉली की फाइनल वेलोसिटी बताओ. दोनों पर्सन एक एक करके कूदे, ये राइट वो लेफ्ट, एक एक करके पहले ये, और दोनों की वेलोसिटी कितनी है? किसके रिस्पेक्ट में 10? स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर द रिस्पेक्टिव जंप. देन दोनों के जंप, बुलेट जैसा ही क्वेश्चन है. वहां पे फायरिंग दोनों एक तरफ हुई थी, यहाँ पे एक इधर एक उधर है, बस इतना फर्क है. हाँ जी. इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट. सो बोथ पर्सन्स जंप विद 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप. वन बाय वन जंप किया. पहले 50 वाले ने, फिर 80 वाले ने. सिमिलर क्वेश्चन एचसीबी में है, क्वेश्चन नंबर 28, वो बाद में ट्राई करना. अभी बेटे आंसर सही आना चाहिए इस बारी. यस सर. और डायग्राम्स फिर से सब डायग्राम बनाओगे. पहले इस 50 kg वाले के जंपिंग के पहले का डायग्राम तो यही है, जंपिंग के बाद फिर एक नया डायग्राम यहाँ बनेगा जहाँ पे अब वो पर्सन 50 kg वाला गया. 80 वाले के जंप करने से पहले, जंप करने के बाद तसल्ली से 3 डायग्राम और बना के पूरा सॉल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं चाहिए. लास्ट क्वेश्चन है बस 10 मीटर पर सेकेंड से बेटे. अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद डाउट डिस्कस करूँ. 50 kg वाले ने बेटा, बातें ना करो, अच्छी बात है. हाँ जी. हाँ जी बेटा. श्रेया बेटे अपने आप. आप डायग्राम्स बना के क्लियरली करोगे, आंसर आएगा पक्का. अभी तक दूसरा डायग्राम नहीं आया दक्ष? पहला वाला डायरेक्ट ही कर दिया. बेटे बातें नहीं. 95/6. वेरी गुड यार, अगर सही आया तो बढ़िया. एक एक चॉकलेट पक्का व्हाट्सएप वाली.
32 पॉइंट, तुम दोनों का आंसर 95/6। वेरी गुड यार, अब तो असली वाली चॉकलेट बनती है, बड़ी सही होना चाहिए। तभी कह रहा हूँ ना, कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम है ना इसके बाद भूल जाएंगे। हाँ तुमको भी बोला बेटा, दोनों को बोला मैंने। गुड, तुम्हारी सिंसियरिटी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। वो जल्दी से ही कुछ इजी रास्ता सोच जाते हो तुम, वो ठीक करो उसको, है ना। पुलकित आया बेटे? कोशिश नहीं हो रही है तुम्हारी, मुझे दिख रहा है। अभी बताता हूँ, पहले ये सवाल एक्सप्लेन। हाँ जी बेटा, शौर्य। सर मेरा 23/3 और अभी तुम्हारा क्या आया? 96/5। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। पहली वाली जंपिंग तो आसान है, क्योंकि 1 मिनट बेटा आप ध्यान से, बातें नहीं। दिस वॉज एट रेस्ट, तो रेस्ट के रिस्पेक्ट में 10 यानी एक्चुअल में 10, तो पहली वाली जंपिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है। बंदा उधर 10 से कूदा, वो 10 इसके रिस्पेक्ट में भी है और एक्चुअल भी है, क्योंकि ये तो रेस्ट पे थी ट्रॉली, तो उसका मोमेंटम उधर कितना 50 × 10। बाकी सिस्टम का मोमेंटम इधर कितना, मान लो ये पूरा सिस्टम इधर गया V1 से 80 + 40 120 V1, दिस इज 0, क्योंकि शुरू में मोमेंटम 0 था तो जंपिंग के बाद भी 0। ये तो ओके है। यहां से V1 कितना आ गया बेटे? 50/12, पक्का, मीटर पर सेकेंड। पहला स्टेप तो मैंने 2 डायग्राम भी नहीं बनाया, वो तो साफ दिख रहा है, बट आपको बनाने चाहिए। यशस्वी क्लियर है बेटे? नाउ कम हियर। अब गौर से देखना, डायग्राम आप क्लियर बनाओगे, आपको खुद क्लैरिटी आएगी इस चीज की। अब ये पर्सन है 80 kg का, ये पूरा सिस्टम लेफ्ट को जा रहा है V1 से। अब इस बंदे ने जब जंप किया, गौर से देखना, ये बंदे ने जंप किया, आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन आ रहा है, यू सिंपली एज्यूम इसकी एक्चुअल वेलोसिटी V2, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी V3 जंपिंग के बाद। ये मान लो बंदे की एक्चुअल वेलोसिटी V2। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये V2 इसके रिस्पेक्ट में 10 होना चाहिए। ये V2 भी लेफ्ट है, V1, और ये एक्चुअल वेलोसिटीज हैं V2 और V1। तो अगर ये V2 से जा रहा है, ये V1 से, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी होगी? V2 - V1, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10। पर्सन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। विधि क्लियर है बेटे? पक्का। सो V2 - V1 आ गया 10, तो V2 कितना आ गया? 10 + V1, दैट इज 10 + V1 कितना था? 50/12, 170/12। अब लगा दो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 80 + 40, 120 × V1 लेफ्ट, तो -120 V1। फाइनल कितना है? -80 V2, लेफ्ट है ना, तो माइनस, राइट है तो प्लस 40 V3। आई एम सॉल्विंग हियर। इसके बाद -120 V1 की वैल्यू कितनी है? 50/12, दैट इज -80 V2 की वैल्यू कितनी आई है? 170/12 प्लस 40 V3, ये कितना आ जाएगा? -500, है ना, -500, और ये माइनस इधर आके प्लस 80 × 170/12 कितना आएगा? कुछ कैंसिल वगैरह कर ले, 4 से कैंसिल करो, ये 3 और ये 20, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये आ जाएगा प्लस 3400/3, दैट इज 40 V3। ये आ जाएगा -1500 + 3400 यानी 1900 ना, हाँ 1900/3, दैट इज 40 V3। 0 0 कैंसिल, सो V3 आ गया 190/12। तो इसको किससे कैंसिल कर दे?
2 से 95/6। पक्का बेटा, दिवाली के बाद अब तो दे पाऊंगा। तो ये क्लियर है, ऐसे ही किया है पूरा, ये ऐसे ही सब। वेरी गुड बेटे। तो इससे तो एक भरोसा लाओ ना अपने आप में यार। आप क्या, हर कोई, प्रॉब्लम इज आप मन लगा के काम करो तो सही। ऐसे नहीं होता ना सर, बस देखते ही हो जाए, जादू छोड़ना है, एफर्ट मारना पड़ेगा। वो रूबिक्स क्यूब 6 फेजेस बनाने हैं तो ट्रिक्स हैं हालांकि उनमें भी, बट फिर भी आपको सब पता होना चाहिए। एक फेज कोई भी बना के, अब मैं तुम लोग से एक फेज बनवा के तुम लोग को खुश कर ही जाऊं, इजी क्वेश्चन देगे तुम एकदम मतलब शान से घूम रहे हो एकदम, मैं तो एकदम वैसी तैसी कर। ऐसा नहीं है बेटा, फिर सच्चाई एक दिन दिख जाएगी। HCV है ये तो, इसके क्वेश्चंस हैं। सेम वे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, आपको एग्जैक्ट वो लेवल तक पहुंचना है, वहां तक आपको पता होना चाहिए। आपका करियर है बच्चे ये। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कभी कभी इजी पेपर दे दिया, आप मोटिवेट हो जाओ थोड़ा, हो तो छोटे बच्चे ही ना, मोटिवेशन चाहिए होता है, बट रियलिटी भी पता रहे और वहां तक जा सकते हो। अगर ये क्वेश्चन कर सकते हो तो यू, बट प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी के साथ करना है, वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, बस सो जाते हो आप। मन्नत बेटा ऐसे क्यों, ऐसे पूरा टिक्का सा लगा के, ये क्या पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, इधर उधर बस बिजी हो आप। एनीवेज इट्स ओके। डाउट्स बताओ शीट के, 20th वाली शीट के 20 क्वेश्चंस जो दिए थे। लास्ट क्वेश्चन 18, आराम से। सेंटर ऑफ मास वो अब बाद में कराएंगे, उसमें टाइम लगेगा, करा दूंगा मैं। मन्नत बेटा वो माता रानी एकदम बने हुए तुम, ऐसे बड़ा सा टिक्का लगा रखा है। लास्ट क्वेश्चन है, 18th है, कोई और है? 11, 9, 10 बस लाओ शीट हो जाएंगे, 10 मिनट में हो जाएंगे। मैं हिंट दूंगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा और सॉल्यूशन भी भेज दूंगा अभी। बातें नहीं बेटा, ऑर्डर में चलते हैं। 5वां देख, बातें नहीं, काम पे। ये 5वां क्यों पूछा भाई, ये तो क्लास में किया था, ये तो प्लेट और वो है, बहुत सिंपल है बेटा, क्लास में किया था। हाँ डी ए अपॉन, हाँ क्या मिस्टेक करी तुमने? भाई m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2 करना है भाई, एक बार देखो। और इसमें कह रहा है आर टचिंग ईच अदर एट द मिड पॉइंट, अ स्क्वायर प्लेट एंड अ सर्कुलर डिस्क आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर एट द मिड पॉइंट, मास पर यूनिट एरिया फॉर द टू प्लेट सेम, यानी मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो स्क्वायर प्लेट का मास ले लो आप सम कांस्टेंट इनटू a स्क्वायर, और इस डिस्क का मास सम कांस्टेंट इनटू पाई a स्क्वायर, सॉरी पाई a/2 का स्क्वायर। देखा मैंने भी गलती करी। और फिर m1x1 प्लस m2x2 में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना एक बारी, नहीं तो सुचेत बताना, मिस्टेक होगी कहीं। बेटा बातें नहीं, काम पे ध्यान। देखो डिस्कशन के वक्त आपस में डिस्कशन नहीं, सामने ध्यान दो। 7th देखो, तो भुवनेश करना बेटा इसको, यहाँ जिससे भी नहीं हुआ ट्राई करना, और मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, उसमें देख लेना। 7th 2 ब्लॉक हैं 10 kg 20 kg x पर। फर्स्ट इज मूव्ड ऑन द x एक्सिस बाय डिस्टेंस 2, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड बी मूव टू कीप m1x1 इक्वल टू m2x2। इससे इजी क्या दूं क्वेश्चन में? किसने पूछा था? कोई बात नहीं, गलती से मैंने सुना होगा। m1x1 किसी ने तो बोला होगा, बट हेजिटेट मत करो बेटे, m1x1 इक्वल टू m2x2 करो। ये तो हम 4 बार अप्लाई कर चुके कंसेप्ट। ओके, देखा कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। 9th क्वेश्चन देखो, a uniform disk of radius r is placed over another uniform disk of radius 2r of same thickness and density, मतलब mass is proportional to area।
द पेरिफेरीज ऑफ द टू आर टचिंग ईच अदर, लोकेट द COM। चलो ये कर देते हैं। ये बड़ी डिस्क है, बातें ना करो बेटा तो अच्छी बात है, इधर ध्यान दो। बड़ी डिस्क है ये, इस बड़ी डिस्क का रेडियस है 2r। इसके ऊपर आपने एक और छोटी डिस्क रखी है ऐसे ऐसे। छोटी डिस्क का सेंटर ये रहा। छोटी डिस्क की रेडियस कितनी है r, रेडियस आधी तो एरिया 1/4 तो मास 1/4। तो अगर छोटी वाली डिस्क का मास है m तो बड़ी वाली डिस्क का मास कितना होगा 4m। बड़ी वाली डिस्क का सेंटर ये रहा, छोटी वाली का ये रहा। इसको ओरिजिन मान लो, तो ये x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लो। y की हमें जरूरत है नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 x1 दैट इज 4m इंटू 0, ये 4m इंटू 0 प्लस m2 x2 दैट इज m इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर डिस्क। बोलो बेटे। हाँ हाँ, योर चॉइस। इजीएस्ट तो यही आना चाहिए दिमाग में, है ना। अब एक कंसेप्ट और पढ़ाना है, मास रिमूव करने वाला, वो बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसमें बस m1 x1 माइनस m2 x2, क्योंकि मास हटाया ना, आया मास तो m1 x1 प्लस m2, हटाया तो माइनस, वो हाँ 100% आएगा। मैं फिर भी क्लास मतलब ब्रेक के बाद वो कराऊंगा, वो कंसेप्ट अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन ये हो जाएगा। 11 12 दोनों वही है, तो उनको अभी रोक लो। आपको हिंट दे दे रहा हूं खाली। कोई बॉडी है, ध्यान से सुन लो, कोई बॉडी है जिसका मास है m1, उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है x1। इस बॉडी में से आपने सर्टेन हिस्सा रिमूव किया, रिमूव्ड हिस्से का मास है m2 और उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है x2। व्हाट इज m1, मास ऑफ द होल बॉडी। व्हाट इज x1, होल बॉडी के COM का x कोऑर्डिनेट। व्हाट इज m2, मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। व्हाट इज x2, रिमूव्ड पार्ट के COM का x कोऑर्डिनेट। तो बचे हुए हिस्से के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। सिंपल। m1 इज द मास ऑफ द होल बॉडी, m2 इज द मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। वो कंफ्यूज करता है कभी कभी, कभी कभी आपको रिमूव के बाद वाला मास बताएगा। बेटा कशिश मनस्वी गलत बात है बेटे, तभी मैं साथ में नहीं बिठाता। ऐसे मत करो बेटे, काम पे ध्यान होना चाहिए। ओके, सो m2 क्या है मनस्वी बताना बेटा जरा। व्हाट इज m2 हियर बेटे, यही प्रॉब्लम है ना। फिर अगर आप आगे बोलो सर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही, क्या कैसे करेंगे इसका हल। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, सिंसियरिटी वो सब, आपको यही नहीं पता व्हाट इज m2, ध्यान नहीं है ना सामने। आगे से आप लोग दोनों कभी इकट्ठा नहीं बैठोगे। सिमर तुम्हारी ये जॉब है, ये इकट्ठा नहीं बैठना है। इधर आप बैठोगे, अन्य आप बेटा यहाँ बैठोगे। हाँ नहीं छोड़ो बेटा, हाँ उसको मैं, तुम्हारे लिए सही बात है, तुम जहाँ मर्जी बैठो। आप लोग प्लीज, गलत बात है ये, बहुत गलत बात है बेटे। अच्छे बच्चे हो आप दोनों बच्चे, ऐसे नहीं। अगला क्वेश्चन, तो ये 11 और 10 दक्ष दोनों इसी पे हैं। 11th और 12th है, 10th नहीं है ना। 10th देखें क्या है, 10th देख लेते हैं। प्लीज प्लीज बातें नहीं। m2 इज द मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट और x2 वो रिमूव हिस्से के COM का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। गुरफरमान तुम भी सुधरोगे नहीं, हर थोड़ी देर बाद देखता हूँ बातें हो रही हैं। यार एक बात मेरी सुनो, जब तुम लोग का विजन नहीं है कि ये जेई इन सब तैयारी करें तो क्यों बेटा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इस एटीट्यूड से नहीं बात बनेगी। आप लोग का विजन ही नहीं है वो। मैं क्या ही बात करूं कि तुम्हारा टैलेंट कितना है, क्या विजन ही नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चे। ऐसे तो तुम मार्क्स कहाँ से आएंगे। काम पे क्रिश तुम भी एंजॉय करते हो साथ में बैठ के, वो बोल रहा है तो मैं ऐसे नहीं करना, दूर होके बैठो उससे। और गुरफरमान अब बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अरे क्लास में इन्वॉल्व होके अपने काम पे ध्यान, दैट्स फॉर दैट यू आर हियर। ये नहीं कि बस 2 घंटे आके टिक के बैठने आए और बस जाएं, ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कोई। सिंसियरली काम करो। 10th क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। बातें नहीं बिल्कुल भी।
center of mass is at point P when system consists of 2, 3, 4, 5 kg. 4 ऑब्जेक्ट्स है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. इन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? 1, 1, 1. ठीक है, तो इन चारों की जगह मैं 14 kg का सिंगल पार्टिकल ले सकता हूं. यही सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है. होल मास कैन बी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड देयर ओनली. यही तो कंसेप्ट है. ये 2 कहां पड़ा था मुझे नहीं पता, 3 कहां था, 4 कहां था, 5 कहां था, मुझे नहीं पता. कह रहा है चारों का सेंटर ऑफ मास था 1, 1, 1. तो मैं इन चारों की जगह एक सिंगल पार्टिकल मान रहा हूं 14 kg का, जो कहां पे पड़ा है 1, 1, 1. यही तो कंसेप्ट है ना COM का. इट इज दैट पॉइंट वेयर होल मास इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. आगे सुनो. If it shifts to 2, 2, 2 on removing the mass of 5 kg, 5 kg को हटा दिया, तो नाउ हमारे सिस्टम में कौन कौन है? 2, 3, 4. इसका COM कहां पे है? 2, 2, 2 पे. 3 पार्टिकल्स, 2 + 3 + 4. यानी आप ये मानो कि एक 9 kg का पार्टिकल है जिसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? 2, 2, 2. ठीक. तो कह रहा है बताओ व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ 5 kg. मान लो 5 kg वाले पार्टिकल की पोजीशन थी एट x, y, z. ये 2, 3, 4 तुम्हें फालतू में नचाने के लिए दिए हैं. नाउ इट इज अ न्यू क्वेश्चन. एक 9 kg का पार्टिकल है, यहां पड़ा है. एक 5 kg का पार्टिकल है, यहां पड़ा है. इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे है. ओके, सो मैं तुमसे कहूं 9 kg का पार्टिकल है 2 पर, 5 kg का पार्टिकल है x पर. उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. और वो कहां है? 1. सो 1 इज इक्वल टू m1x1 9 into 2 प्लस m2x2 दैट इज 5x अपॉन 9 प्लस 5 14. x आ जाएगा. इनका y कोऑर्डिनेट ये रहा सेंटर ऑफ मास का. सो 1 इज इक्वल टू, सब सेम ही है, चलो बढ़िया है, हो जाएगा इजी. 2, 3, 4 खा में तुम लोग को तंग कर रहे हैं. आप तो क्वेश्चन को ऐसे नया क्वेश्चन बना दो. 9 kg का पार्टिकल पड़ा है 2, 2, 2 पर, पहले से नहीं सोच पाए थे. 5 kg का पार्टिकल है XYZ पे, और इन दोनों का कंबाइंड COM कहाँ है? 1, 1, 1. सो m1x1 प्लस m2x2 बाय m1. कोई बात नहीं बेटे, यही तो सीख है, यही सीख है, यही करना है. ओके, यस अनमोल. एक मिनट. एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट? सेंटर ऑफ मास कर सकते हैं, ये इजी नहीं है ज्यादा. चलो ठीक है, हो गया था ना. ओके, इससे भी बट सोचो, जो मैं बता रहा हूं उससे कुछ तो सीखो. यस बेटा लक्ष्य. एक बार दोबारा ट्राई मारना, नोट कर लो इसको खाली बेटे. तुम कर लोगे, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो. ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, इतना लेक्चर दे रहा हूं उतनी देर में बता ही दूं. बट आप एक बार खुद से सोचो और कहां अटके मुझे बताना बाद में. ठीक है. नेक्स्ट 18 and 20. 11, 12 बेटे उसी पे बेस्ड है, वो बाद में करा दूंगा मैं. 18 and 20. लक्ष्य नोट कर लिया था ना बेटे? सोचना, हो जाएगा, नहीं तो मैं बता ही दूंगा. 18, ध्यान से इधर देखो बेटे. MNSV बेटे प्लीज ध्यान. ठीक है, पूछूंगा मैं दोबारा अभी तुमसे. 2 पार्टिकल हैं इक्वल मास के, m इक्वल मास, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड v1 and v2 एट θ1 and θ2. इसको फेंका v1 से, इसको फेंका v2 से, सेम टाइम पे फेंका. सेंटर ऑफ मास विल मूव इन वर्टिकल लाइन. कह रहा है इन दोनों का COM किधर चढ़ना चाहिए? इट शुड मूव अलोंग वर्टिकल. सेंटर ऑफ मास वर्टिकल चले.
सिर्फ वर्टिकल चले, मतलब नो मोशन अलोंग एक्स, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc अलोंग x कितनी होनी चाहिए? 0। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती क्या है? m1v1 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग दैट इज इक्वल टू m1 इंटू v1 अलोंग x प्लस m2 इंटू v2 अलोंग x अपॉन m1 प्लस m2, है ना। 0 होनी चाहिए। m1 है m एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस अलोंग x? v1 cos theta 1। m2 व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 2 अलोंग x? माइनस लेफ्ट साइड है ना, तो माइनस v2 cos theta 2 अपॉन 2m। बस हो गया, m कैंसिल हो जाएगा, 2 भी इधर आके 0 से मल्टीप्लाई, तो v1 cos theta 1 इक्वल टू v2 cos theta 2 आ जाएगा। सिंपल, ओके। बहुत इजी सा क्वेश्चन, लॉजिक लगाओ ना आप, ऐसे खुद सोचना आपने बेटे। सेंटर ऑफ, मैं आपसे कहूँ यार सेंटर ऑफ मास ने खाली x पे चलना है, आपको अच्छा जी x पे चलना है, y की ओर नहीं चलना है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी y की ओर 0 कर दो। यहाँ पे x की ओर 0 कर दिया हमने, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में लैम्डा दे रखा है, वही तो सेम क्वेश्चन क्लास में किया था। dm कितना आएगा? लैम्डा dx, और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm, ओके। सॉल्यूशन में भेजूंगा, उसमें किया हुआ है क्वेश्चन। स्टिल किसी का डाउट आएगा, इट इज योर जॉब, आप पूछो, ठीक है। होमवर्क मैं भेज दूंगा आपको, जो भी है टेस्ट वगैरह के बारे में। हैप्पी दिवाली अच्छे से, और करके क्वेश्चन ये सुचित क्या करा है? dx 2dx प्लस x dx, ये क्या है? ठीक है, ठीक है।